सो डियर स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डायनामिक्स से रिलेटेड कुछ और बातें जानेंगे, फोर्स से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जानेंगे, इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। ओके, जो कि काम में आता है कुछ टाइप के डायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा उसमें हम जनरली डिस्कस करेंगे कंकरेंट फोर्स के बारे में, कंकरेंट फोर्सेस से रिलेटेड इक्विलिब्रियम के बारे में और लेमिस थ्योरम के बारे में। इतना आज हमें कवर करना है और कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है, तो क्लास 11 स्टूडेंट्स अगेन रिकॉल कराना चाहूंगा कि हम डायनामिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर जो है, यहाँ पे हम जनरली फिजिकल क्वांटिटी फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इससे रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस, प्रीवियस लेक्चर्स जो नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके क्लास 11 फिजिक्स में जाके सभी वीडियोस देख सकते हैं, जहाँ पे ऑल द लॉज ऑफ मोशन बताया गया है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इम्पल्स और सभी से रिलेटेड बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं। सभी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक होगा इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। तो पहले हमें जानना है कंकरेंट फोर्स क्या होता है। कुछ और नहीं है, कुछ नया टाइप का है नहीं। कंकरेंट फोर्स मतलब अगर किसी बॉडी के एक पॉइंट पे मोर देन वन फोर्स अगर एक्ट हो रहा है तो उन सभी फोर्सेस को कंकरेंट बोलेंगे। ठीक है, जैसे ये एक बॉडी है, अब यहाँ पे एक फोर्स एक्ट हुआ और यहाँ पे एक ऐसे फोर्स एक्ट हुआ, तो इसको हम कंकरेंट नहीं बोल सकते। बॉडी के किसी एक पॉइंट पे अगर कुछ फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, इसके ऊपर कुछ फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऐसे बहुत से फोर्सेस उसी पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं। तो इन सभी फोर्सेस को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे दे आर कंकरेंट फोर्सेस। एक पॉइंट पे सभी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। ओके, तो जानना है कि इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस क्या है। हम ऑलरेडी अपने पहले क्लासेस में, जहां पे हम फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ रहे थे, वहां पे भी हम देख चुके हैं कि इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, किसी पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो है, तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है, तो सपोज कुछ कंकरेंट फोर्सेस है और सबका रिजल्ट जीरो है। जैसे ये पॉइंट हो गया, ऐसे फोर्स दे दिए हम F1, ऐसे फोर्स दे दिए हम F2, ठीक है, ऐसे कहीं पे हम फोर्स दे दिए F3 और देखें कि कोई मोशन ही नहीं है, मतलब नेट फोर्स अगर जीरो यहाँ पे होगा, ठीक है, F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू जीरो अगर हो गया, तीनों का वेक्टर समेशन अगर करेंगे वो अगर जीरो हो गया, तो यहाँ पे हम बोलेंगे तीनों को कंकरेंट फोर्सेस तो है ही, यहाँ पे बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया। नेट फोर्स जीरो, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया। ये क्लियर है ये बात। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, ये F1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ F2 प्लस F3, ऐसा लिख सकते हैं यहां से। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि F2 F3 का रिजल्टेंट निकालो। सीरीज F2 F3 का रिजल्टेंट निकलेगा कुछ इस तरफ निकलेगा वो, ठीक है, जो F2 प्लस F3 होगा वो इसी तरफ निकलेगा ना। ये F2 हो गया, ये F3 हो गया, तो रिजल्टेंट कुछ इस तरफ निकलेगा। और ये कैसे होगा? इसी लाइन के अलोंग होना चाहिए, F1 वाले लाइन के अलोंग ही होगा, तब जाके ये कंडीशन होगा। अब F1 इक्वल टू माइनस F2 प्लस F3 बोल रहे हैं, मतलब ये F1 है तो इसी लाइन के ऑपोजिट में F2 प्लस F3 होना चाहिए, तभी जाके ये इक्विलिब्रियम में आएगा। इक्विलिब्रियम में आने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए। सीधे ये कंडीशन यहाँ पे लिखा है, इस लाइन पे F1 तो इसके ऑपोजिट पे F2 प्लस F3 माइनस है। ठीक है ना, तो ये हमें मिलता है इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस से। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो यहाँ पे कुछ और बात जानते हैं। सीधे थोड़ा सा रिकॉल करते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पढ़े हैं हम वेक्टर चैप्टर में। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कुछ ऐसा कहता था। सीधे सपोज दिस इज ए ट्राइंगल, ओके, ट्राइंगल ABC सपोज, क्लियर है। सपोज B to C एक वेक्टर है F1। अब फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं डायनामिक्स में,
तो फोर्स को ही वेक्टर लेके चलते हैं। ये वेक्टर है F1, C to A एक वेक्टर है F2, ठीक है, और B to A ये वेक्टर है F3। अगर A to B कहते तो वो क्या होता, वो होता व्हाट, इसके साथ सेम ऑर्डर में होता, F1 F2 के साथ सेम ऑर्डर, पर F1 F2 सेम ऑर्डर में है, पर F3 कैसा है, ऑपोजिट ऑर्डर में है। तो अगर किसी ट्रायंगल में ऐसे तीन वेक्टर को हम दिखाते हैं तो ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि डेफिनेटली F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F3 ही होगा, ये होगा ही होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट है ये, तभी तो ट्रायंगल लॉ में ऐसे दिखा पाए हैं ऑपोजिट ऑर्डर में F3 को, ये हम समझे थे वेक्टर चैप्टर में। अच्छा, तो यहां पे एक चीज, अगर ये B to A वाला वेक्टर F3 है तो A to B वाला वेक्टर क्या होगा, A to B माइनस F3 होगा कि नहीं, ठीक है। अगर B to A F3 है तो A to B क्या होगा, माइनस F3 होगा। तो इसी से हम लिख सकते हैं F1 प्लस F2, F3 को इधर ले आते हैं और लिख देते हैं प्लस माइनस F3 इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। F3 इधर ले आए माइनस F3 होके, तो उसको प्लस देके माइनस F3 लिखे हैं, चलेगा ये। तो यहाँ पे सी दिस, तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 ऐसे ही दिखा रहे हैं, तीन फोर्सेस के रिजल्टेंट 0, दैट मींस हुआ क्या होगा, ये तीनों कंकरेंट है और तीनों का रिजल्टेंट 0, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। कौन कौन है वो फोर्स, F1 है, F2 है और माइनस F3 है, F3 नहीं, F1 F2 और माइनस F3। तो अगर हम इस इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस के केस को एक ट्रायंगल में दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, सी दिस, अगर B to A F3 है तो A to B क्या होगा, माइनस F3 होगा, यहीं से दिखा रहे हैं A to B। मतलब अगर तीन फोर्सेस एक इक्विलिब्रियम कंडीशन को बताते हैं, एक कंकरेंट फोर्सेस अगर इक्विलिब्रियम बनाते हैं और हम उनको ट्रायंगल में अगर दिखाना चाहें तो क्या करेंगे, तीनों को सेम ऑर्डर में दिखा देंगे, वही तो किए हैं। F1 F2 और माइनस F3 तीनों मिलके रिजल्टेंट 0 देते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम उसको ट्रायंगल में कैसे दिखाएंगे, F1 F2 F3 को सेम ऑर्डर में दिखाते जाओ। अब ये ऑपोजिट में नहीं, ऑपोजिट में तो वो रिजल्टेंट वाला वो अलग है, वो तो समझे हैं हम, पर इक्विलिब्रियम को दिखाने के लिए सेम ऑर्डर में दिखाते जाओ। ओके, मतलब ये तो बस समझने के लिए था। इन सिंपल ऐसे कर सकते हैं, ये ट्रायंगल हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये फोर्स F1 है, यहाँ से यहाँ तक सपोज F2 है, यहाँ से यहाँ तक F3 है। अगर ऐसा हम दिखाए हैं मतलब कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को दिखाए हैं, F2 प्लस F3 किए हैं तो वो 0 आया है। तो माइनस F3 था, उसको समझने के लिए वैसे हम चेंज कर दिए थे, ये बात है। अगर तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम कंडीशन को दे रहे हैं, रिजल्टेंट 0 हो रहा है, उसका मतलब ये है कि ट्रायंगल में हम कैसे दिखाएंगे, अलोंग 3 डिफरेंट साइड्स दिखा सकते हैं जो कि सेम ऑर्डर में होगा। और जो हम ट्रायंगलों में पढ़े थे कि ट्रायंगल का साइड जो होगा वो उसके मैग्नीट्यूड को बताएगा, उसका लेंथ, और ये एरो मार्क डायरेक्शन को ही बताता है, ये हम पढ़े थे, ठीक है। तो ऐसे हम सेम ऑर्डर में ट्रायंगल में दिखा सकते हैं इसको, ये समझ में आया। अच्छा, तो ये इक्विलिब्रियम कंकरेंट फोर्स के बारे में है, ट्रायंगल में ऐसे दिखा पाते हैं, ये कंसेप्ट हमें जानना है। तो इस सब को यूज करके हम एक थ्योरम पढ़ते हैं यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे लेमिस थ्योरम, ठीक है। ये किसी भी वेक्टर के लिए होता है, पर हम यहाँ पे फोर्स के लिए पढ़ते हैं लेमिस थ्योरम। तो लेमिस थ्योरम में जाने से पहले मैथमेटिक्स का एक रूल जानते हैं, इसको हम बोलेंगे साइन रूल। मैथमेटिक्स का एक रूल साइड में हम नोट कर सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे साइन रूल। ये रूल बस होता क्या है यहाँ पे जान लेते हैं। जैसे ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC है, तो अकॉर्डिंग टू साइन रूल क्या होगा, ये BC का लेंथ डिवाइडेड बाय साइन A,
ये ए एंगल जो है उसका साइन इक्वल टू, मतलब BC के सामने है ए एंगल, AB का लेंथ उसके सामने कौन है, C एंगल, साइन C इज इक्वल टू AC का लेंथ उसके सामने कौन है, B एंगल, तो साइन B होता है। इसको हम पहले मैथमेटिकल आइडिया हम ले लेते हैं, ये होता है साइन रूल। ऐसे होता है किसी भी ट्रायंगल में, क्या कहेंगे इसको, साइन रूल। ठीक है ये बात, इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेबिस थ्योरम को प्रूव करने के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो लेबिस थ्योरम एक्चुअली बताता है कि तीन कनकरेंट फोर्स जो इक्विलिब्रियम कंडीशन को दिखा रहे हैं। लेबिस थ्योरम होता है फॉर 3 कनकरेंट फोर्सेस जो कि एक इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन कर पाते हैं। तो हम डायरेक्टली ट्रायंगल ही बना देते हैं उसके लिए। अभी जो पढ़े हैं इक्विलिब्रियम अगर दिखाए हैं, मतलब ऐसा है कि ये F1 फोर्स है, यहां से यहां तक F2 फोर्स है, और यहां से यहां तक ये F3 फोर्स को दिखाया है। ऐसा ही बना सकते हैं। चलो ऐसा नहीं भी बनाए, कुछ ऐसा बना सकते हैं इसको कि इस डायरेक्शन में है F1, ठीक है, इस डायरेक्शन में F2, मतलब इस डायरेक्शन में F2, ओके, और इस तरफ F3, मतलब इस तरफ F3। कुछ समझ में आ रहा है या ऐसे ऐसे आ रहा होगा। अब वेक्टर है, इस डायरेक्शन में F1, ये हो गया F1, ठीक है। अच्छा लेंथ सेम कर देते हैं यहाँ तक, चलो लेंथ सेम जैसा दिखना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड के हिसाब से। ये F1 हो गया, इस डायरेक्शन में F2, ये हो गया F2, सी दिस, ये हो गया F2, ये F2, तो ये भी F2, और इस डायरेक्शन में F3, ये हो गया F3। वही बात है, ठीक है ये। अच्छा सपोज, अच्छा ये क्या कर रहा है, F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0 यहाँ पे है, ये गिवन है। थ्योरम में हम अभी तक मेन मतलब रिजल्ट को लिखे नहीं है अभी तक, ठीक है। ये गिवन है कि तीन कंकरेंट फोर्सेस इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाते हैं, मतलब तीनों फोर्स का रिजल्टेंट 0 होता है, ये गिवन है। ये है वो तीनों फोर्सेस, आइदर ये डायग्राम या तो ये डायग्राम। पहले सपोज ये डायग्राम, हमें सपोज ये मालूम है कि ये F1 और F2 दोनों के बीच में जो एंगल है, ओके, सपोज F2 और F3 के बीच में एंगल जो है वो है अल्फा। F2 F3 के बीच में है एंगल अल्फा। इसको यहां पे दिखा सकते हैं, F2 F3 के बीच में एंगल सीरीज F2 और ये F3, तो अल्फा कौन सा होगा, ये वाला होगा, नहीं वो अल्फा नहीं होगा, ये वाला होगा अल्फा। इसको अगर थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें ऐसे, तो ये वाला एंगल होगा अल्फा। समझ में आ रहा है, एंगल कंसेप्ट पता है कि ये कितना रोटेट करेगा तो इसके साथ एक डायरेक्शन में आएगा। एंगल हम पढ़े थे, एंगल कंसेप्ट, इसको मत ले लेना अल्फा, ये नहीं है F2 F3 के बीच में एंगल, कि ये F2 फैक्टर कितना घूमेगा, कितना एंगल, तो F3 के साथ एक ही डायरेक्शन में आएगा, मिनिमम कितना घूमेगा, तो उसको हम एंगल बोलते हैं। तो ये वाला है एंगल अल्फा, अगर ये अल्फा है तो, ठीक है ये बात। सपोज F1 और F3 के बीच में है एंगल बीटा, ये बीटा सिंबल, F1 और F3 के बीच में है एंगल बीटा। देखते हैं F1 और F3, तो क्या ये एंगल बनेगा, कभी नहीं बनेगा। ये वाला एंगल बीटा है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिए, ये वाला एंगल क्या है, बीटा है, ठीक है ये बात। और क्या, सपोज F1 F2 के बीच में है एंगल गामा, ये गामा का सिंबल होता है, F1 F2 के बीच में है एंगल गामा, तो दिखाते हैं F1 F2, ये गामा नहीं, ये वाला होगा गामा। इसको एक्सटेंड कर दो तो ये वाला एंगल होगा गामा। समझ में आ रहा है कैसे हम एंगल दिखा रहे हैं। तो अगर ये बात है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। अब ये पूरा का पूरा पाई रेडियन तो है ना 180 डिग्री, तो इतना अल्फा है, तो ये पाई माइनस अल्फा, ये कितना होगा, ये होगा पाई माइनस बीटा, ये कितना होगा, ये होगा पाई माइनस गामा। समझ में आ रहा है, ये पूरा 180, तो ये हो गया 180 माइनस गामा और पाई माइनस गामा। ये एंगल मिल गया हमें। ये दोनों कैसे इक्विवेलेंट है पता चल रहा है,
ये फोर्सेस हैं, ये कंकरेंट फोर्स एक ही पॉइंट पे। अब इन तीनों क्योंकि इक्विलिब्रियम बनाए हैं इसलिए हम ट्रायंगल में दिखा दिए हैं। ट्रायंगल अभी जो पढ़े कैसे ट्रायंगल में दिखा पाते हैं तीन इक्विलिब्रियम बनाने वाले फोर्सेस को, कंकरेंट फोर्सेस को, वैसे ही दिखा दिए हैं। इसका इक्विवेलेंट ये। तो अब इसका कुछ काम नहीं है, इसी से हम देखेंगे कि क्या होता है योर व्हाट, इसी से अब देख लेंगे कि क्या होता है लेबिस थ्योरम। साइन रूल लिखा है उसको यूज करना है, कर दो यूज इसमें। तो सी दिस, अगर इस पे साइन रूल यूज करें तो ये वाला साइड का लेंथ क्या है, F1 का मैग्नीट्यूड, साइड का लेंथ मतलब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इसके सामने जो एंगल है उसका साइन। अगर साइन रूल यूज करें तो पाई माइनस अल्फा, इसके सामने a था साइन a, तो साइन पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू F2 बाय क्या लिखेंगे, ये F2 ये वाला लेंथ F2, इसके सामने पाई माइनस बीटा, तो साइन पाई माइनस बीटा, समझ में आ रहा है। अब F3 है उसके सामने साइन क्या, कौन सा एंगल, पाई माइनस गामा, ठीक है। अब हमें मालूम है कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा F1 बाय साइन अल्फा इक्वल टू F2 बाय साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाय साइन गामा। ये है लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम का सीधा मैथमेटिकल फॉर्म को यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये होता है लेमिस थ्योरम कि अगर तीन कंकरेंट फोर्सेस हैं जो इक्विलिब्रियम कंडीशन बना रहे हैं तो लेमिस थ्योरम ये कहता है कि किसी एक फोर्स को उठाओ डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। अल्फा किसके बीच में है, F2 और F3 के बीच में है। दूसरे को उठाओ साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू F1 F3 के बीच में बीटा। तीसरे को उठाओ डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन F1 एंड F2 गामा। दूसरे बाकी दोनों फोर्स के बीच में जो एंगल है उसका साइन। ओके, तो गिवन है कि तीनों फोर्स कंकरेंट होके इक्विलिब्रियम बनाए हैं। रिजल्ट है कि ये वाला जो इक्वेशन, ये है लेमिस थ्योरम। ये उसका प्रूफ बाय यूजिंग साइन रूल, ठीक है। तो कंकरेंट फोर्स के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए लेमिस थ्योरम ऐसे हम सीखते हैं। तो पता चल गया क्या होता है लेमिस थ्योरम, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं इक्विलिब्रियम से रिलेटेड डायनेमिक्स के, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस जो कुछ एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं। सपोज क्वेश्चन कुछ ऐसे है, सीधा डायग्राम, यहाँ पे कोई एक सपोर्ट है, यहाँ से एक स्ट्रिंग ऐसे आया है, यहाँ से एक कनेक्टेड स्ट्रिंग ऐसे आया है और यहाँ पे एक तो बॉडी है। ओके, ये एक बॉडी है जिसका मास है सपोज 2 kg। सीधा क्वेश्चन, 2 kg मास का एक बॉडी है और ये कैसे कनेक्टेड है, यहाँ से एक स्ट्रिंग आया है, यहाँ से तो स्ट्रिंग आया है और यहाँ पे ऐसे रखा है, कहीं हिल नहीं रहा, वैसे ही रखा है। वैसे रखा है मतलब क्या है, वो मतलब कि वो इक्विलिब्रियम में है, वो हिल नहीं रहा है, वैसे ही रेस्ट में है वहाँ पे, तो वो इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो मतलब फर्स्ट लॉ कहता है कि नेट फोर्स जीरो है, मतलब अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मूव कर भी रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन से मूव करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। ये रेस्ट में है, चलो ठीक है, वैसे ही है ये। अगर ये पूरा सिस्टम मूव भी कर रहा है तो वैसे ही है, वो इक्विलिब्रियम में है। वो वाला बॉडी 2 kg वाला वो इक्विलिब्रियम में है। तो सपोज अच्छा, यहाँ पे मांगा है कि इन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। ओके, हमें निकालना है T। सपोज दोनों स्ट्रिंग में टेंशन सेम है, सपोज दोनों स्ट्रिंग में टेंशन सेम है, उस टेंशन को निकालना है, ठीक है, उस टेंशन को हमें निकालना होगा। अच्छा, कुछ और भी यहाँ पे देना चाहिए। सपोज दिया है ये एंगल दिया है, यहाँ पे अगर ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, सपोज ये 30 डिग्री है, ठीक है, और ये भी 30 डिग्री है, ठीक है, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ऐसा दिख नहीं रहा है, फिर भी मान लो ये 30 है, दोनों में सेम टेंशन है, उस टेंशन को निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में अगर है तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो,
तो दो वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो लेमिस थ्योरम यूज करो। लेमिस थ्योरम मतलब क्या, ये बॉडी है, ये फोर्स, ये वाला टेंशन भी फोर्स है, और नीचे की तरफ क्या है, इसका m इंटू जी वाला फोर्स। ठीक है, तो लेमिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। लेमिस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या करेंगे, सीरीज। अब ये 30 डिग्री है, तो ये बाकी कितना हुआ, ये 2 kg मास हो गया। ठीक से समझना, ये लाइन है पूरा, ये 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल हो गया हाउ मच, 150 डिग्री होगा ऑब्वियसली। ये वाला एंगल दिख रहा है, ये 180 डिग्री पूरा बनाएगा, ये 30 तो ये 150, तो ये वाला भी एंगल 150 ही बनाएगा। ठीक है, अब 360 बन भी गया, ठीक है ना, 360 डिग्री बन भी गया, ये 300 हो गया 60, तो पूरा तो 360 ही बना था ना। चलो, तो ये 150, ये भी 150। तो अगर यहाँ पे लेमिस थ्योरम यूज करके टेंशन निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये वाला फोर्स T डिवाइडेड बाय बाकी दोनों के बीच में एंगल 150, तो साइन 150 इक्वल टू ये वाला फोर्स T, इन दोनों के बीच में एंगल वही 150, तो साइन 150 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू ये वाला फोर्स mg, सपोज यहाँ पे स्मॉल g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सपोज, तो mg कितना होगा, 2 इंटू 10 मतलब 20 डिवाइडेड बाय साइन हाउ मच, 60 डिग्री। देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है ना, t और t के बीच में, तो ये होगा लेमिस थ्योरम से। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो को ही लेने से भी चल जाएगा, t ही तो निकालना है। ओके, अगर ये t1 t2 होता तो भी अलग निकलता, चलो एक ही को लेके निकाल देते हैं। t बाय साइन 150 इक्वल टू 20 बाय साइन 60 मतलब √3/2। ठीक है, दैट इम्प्लाइज t बाय साइन 150 कितना होता है, साइन 150 मतलब साइन 180 माइनस 30 इक्वल टू 20 इंटू 2/√3। ठीक है, दैट इम्प्लाइज ये कितना हो गया, t बाय साइन 30 होगा, ये 180 माइनस 30 मतलब साइन 30 मतलब 1/2 हो गया, ये हो गया 40/√3। दैट इम्प्लाइज t इक्वल टू ये 1/2 उधर गया, तो ये बन गया 20/√3 न्यूटन। ठीक है, कितना मिलेगा टेंशन, दोनों में से किसी एक को यूज करके कर दिए। ये लेमिस थ्योरम से डायरेक्टली हम एंगल पता चल गया, तो हम इसको ऐसे टेंशन निकाल लेंगे लेमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अगर लेमिस थ्योरम यूज नहीं भी करना है तो इक्विलिब्रियम का ऐसा कंडीशन यूज करते हैं। अगर लेमिस थ्योरम यूज नहीं करना है तो क्या करना है, सीरीज। अब ये टेंशन T इस तरफ है, तो इस डायरेक्शन में उसका कौन सा कंपोनेंट काम करेगा, T cos 30 काम करेगा इस तरफ। ठीक है ना, ये 30 डिग्री है, तो अब ये T है तो इसके लिए भी इसी डायरेक्शन में उतना ही T cos 30, ये 30 डिग्री है, इसका एक कंपोनेंट T cos 30 इसी तरफ, इसका T cos 30 भी उसी तरफ। ओके, mg नीचे की तरफ है। अच्छा, अब इस तरफ भी कंपोनेंट होगा T sin 30 और इसका इस तरफ भी कंपोनेंट होगा T sin 30। अब इसको देखना ही नहीं है, अब बॉडी कहीं जा तो नहीं रहा है, और T sin 30 एक पॉइंट पे ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल, उसमें कुछ देखा ही नहीं है, तो जो भी मिलेगा हमें इन दोनों से मिलेगा। अब इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स तो जीरो है, तो नेट वर्टिकल फोर्स भी जीरो ही लेंगे, कि नीचे की तरफ है mg, वो इक्वल हो जाएगा ऊपर की तरफ T cos 30 दो बार, तो 2T cos 30 अगर इक्विलिब्रियम ही यूज करेंगे तो, दैट इंप्लाइज m हो गया 2g मतलब 10, ये 2 इंटू T cos 30 मतलब √3/2, दैट इंप्लाइज T विल बी 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 20 है, ये √3 आया, उतना न्यूटन, वही तो आंसर है। तो लेमिस थ्योरम से भी वहां पे देखिए इतना ही आया था, अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम यूज कर दिए कंपोनेंट में डिवाइड करके, तो डायनामिक्स ऐसे सॉल्व किया जाता है। ये फिर से देखो वो फ्री बॉडी डायग्राम ही तो है, इस पे सभी फोर्स को निकाल दिए, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल निकाल दो, इक्विलिब्रियम में है तो दोनों जीरो होता है, ये दोनों जीरो दिख ही रहा है, सेम है, इन दोनों को सेम ले लो, T मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन, और एक तो देखते हैं इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। यहाँ पे बोला है ए मास ऑफ 6 kg इज सस्पेंडेड बाय ए रोप फ्रॉम ए सीलिंग। ठीक है, कंडीशन पहले ऐसा कुछ है, एक सीलिंग से एक रोप है और एक मास
जो कि 6 kg का है, ऐसे सस्पेंडेड है, ये पहला कंडीशन। इफ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट, दोनों के मिड पॉइंट पे यहाँ पे इस तरफ एक फोर्स अप्लाई हुआ 50 न्यूटन, व्हाट इज द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। अगर ये रस्सी है ना, बीच में ऐसे पकड़े और ऐसे खींच लिए उसको, रस्सी को बस, तो वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना के जाएगा। मतलब ये तो पहला पिक्चर था, ये अब कैसा बन गया, ये ऐसा है, ये ऐसे हो गया, ठीक है, मिडिल से इसको थोड़ा सा खींच लिए, ऐसे हो गया, और ये वाला सीरीज मासा ऐसे है, ठीक है ना, मिडिल से थोड़ा सा आगे खींच लिए। कितने फोर्स से, इस तरफ हम दिए हैं 50 न्यूटन फोर्स, ठीक है, इसका मास है 6 kg, स्मॉल जी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना, सभी फोर्सेस को दिखा देते हैं। नीचे की तरफ काम करेगा इसका mg वेट इसका, ठीक है, इसको ऐसे खींच लिए हैं थोड़ा सा 50 न्यूटन से, क्लियर है ये बात। तो हमें निकालना है कि ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाया है, व्हाट इज द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल, मतलब ये जो वर्टिकल है ये कितना एंगल है, थीटा, वर्टिकल के साथ ये रोप अब कितना एंगल बनाया है, कब, जब इक्विलिब्रियम में, मतलब यहाँ पे ऐसे खींच लिए हैं और ये पूरा पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है, ठीक है ये बात। तो अब देखो इस पॉइंट पे ये फोर्स इस तरफ है, तो कंकरेंट फोर्सेस कहाँ पे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे एक्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे इस तरफ एक फोर्स है, तो देखो यहाँ पे एक और चीज, अब ये जो स्ट्रिंग है ये कनेक्टेड पॉइंट है, तो टेंशन T1 इस तरफ काम कर रहा है सब कुछ, ये टेंशन T1, तो ये T1 है, तो यहाँ से इस तरफ भी टेंशन T1, कंफ्यूज मत होना, ये तो एक ही स्ट्रिंग है, अलग टेंशन क्यों होगा, यहाँ पे क्यों T1 T क्यों नहीं लिखे हैं, इसलिए क्योंकि इसको यहाँ से ऐसे फोर्स दे दी ना, इसको ऐसे पकड़ लिए और फोर्स दे दिए, तो अब यहाँ पे कनेक्टेड हो गया। ये भले ही एक स्ट्रिंग था, पर इतना पोर्शन और इतना पोर्शन अलग अलग टेंशन शो करेगा। अगर एक ही कनेक्टेड होता तो सेम टेंशन रहता, पर अब नहीं, यहाँ पे अलग फोर्स दे दिए हैं इसको पकड़ के, तो यहाँ से इस तरफ अलग टेंशन, इस तरफ अलग टेंशन, ठीक है, तो ये कनेक्टेड पॉइंट हो गया। तो इस तरफ ये T2 अलग से टेंशन देगा, यहाँ पे कनेक्टेड है, तो इस तरफ भी ये T2 कनेक्टेड होगा। ये सेम स्ट्रिंग है, ये एक से अलग से स्ट्रिंग है, वैसे मानेंगे इसको, ठीक है ये बात। अच्छा, अब ये 50 न्यूटन इस तरफ है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर बना दें, तो ये अगर थीटा, सीरीज ये अगर थीटा है, तो कौन सा एंगल थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो हमें कुछ ऐसे मिलेगा, सीरीज इसको अगर ऊपर लेके जाएं इस लाइन को, ये थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा, ओके, अब लाइन ऐसे है, ये थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, ये दोनों पैरेलल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, इस तरफ T2 है, ठीक है, ये T2 इस तरफ है, दिख रहा है, ये थीटा हो गया, क्लियर है। तो अगर ये थीटा है, तो देखो अब इस पॉइंट पे सभी फोर्सेस हैं, क्या क्या है फोर्सेस, T1 T2, ये 50 न्यूटन, क्लियर है, तो इक्विलिब्रियम में है, तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में मिल गया पूरा, नहीं मिला अभी तक, इस तरफ 50 न्यूटन मिला है, इस तरफ कुछ फोर्स दिखा सकते हैं, हाँ दिखा सकते हैं, कैसे दिखाएंगे, सीरीज ये T2 है, ये T2, तो ये ऊपर की तरफ कंपोनेंट देगा T2 cos थीटा, ठीक है, ऊपर की तरफ, और इस तरफ ये कंपोनेंट बनाएगा क्या, T2 sin थीटा, कंपोनेंट वैसे ही बनेगा, इस स्ट्रिंग पे इस तरफ T2 है, तो T2 cos थीटा, T2 sin थीटा, इस तरफ कंपोनेंट में डिवाइड कर दिए, तो हमें इस तरफ का हॉरिजॉन्टल फोर्स मिल गया T2 sin थीटा, इस तरफ 50 न्यूटन, चलो उसको लिख लेते हैं कि T2 sin थीटा इक्वल टू 50 होगा, क्यों होगा, इक्विलिब्रियम में है ना, इक्विलिब्रियम मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स दोनों डायरेक्शन में सेम लेंगे, कैंसिल करें एक दूसरे को, ये बात है। अच्छा, अब वर्टिकल में देखते हैं, वर्टिकल में हम लिखेंगे क्या कि इस पे नीचे की तरफ काम कर रहा है T1, दिख रहा है T1, ऊपर की तरफ काम कर रहा है T2
cos थीटा, T2 cos थीटा इक्वल टू T1, T2 cos थीटा इक्वल टू T1। अब ये T1 है कितना, T1 कितना है, सी दिस, यहाँ पे भी तो T1 काम कर रहा है, इस बॉडी पे जो कनेक्टेड पॉइंट है वहां से स्ट्रिंग में T1 का काम कर रहा है ना। अब ये भी तो रेस्ट में है, तो T1 इक्वल टू mg है, मतलब mg नीचे और इस बॉडी पे ऊपर T1, और ये भी रेस्ट में है, तो T1 इक्वल टू mg, मतलब T1 इक्वल टू mg। कितना होगा mg, मतलब मास है 6 kg, g है 10, तो ये हो गया 60 न्यूटन। ठीक है, तो T1 sin थीटा 50 न्यूटन, T2 cos थीटा 60 न्यूटन। अगर डिवाइड कर देंगे दोनों को तो T2 कैंसिल होगा, तो बाकी रहेगा tan थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा बन गया, 50 बाय 60 करेंगे तो 5 बाय 6 बनेगा, थीटा इक्वल टू योर tan इनवर्स 5 बाय 6। ये हो गया एंगल। कैसे कैसे आ रहा है क्वेश्चन में आंसर, समझ में आ रहा है? ऐसे कई क्वेश्चन रहते हैं इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। अगर कंसेप्ट क्लियर हो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाला, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हमें रिजल्ट में मिलता है, कैसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल रहे हैं, कैसे उसको सेम किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, ये सभी कंसेप्ट क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चन जल्दी जल्दी से बनते हैं। ठीक है, तो ये हमें मिल गया tan इनवर्स 5/6 एंगल। तो ऐसे क्वेश्चंस और भी बुक में रहते हैं, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, लेमिस थ्योरम से रिलेटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंसेप्ट समझ में आया होगा आई होप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में डायनामिक्स से रिलेटेड कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।